नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। अब करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की करें। बुलंदशहर से खबर आ रही है जहां पर फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। चुनावी जीत की खुशी में ये फायरिंग की गई। आज फायरिंग की गई है। युवक ने अवैध हथियार से ये फायरिंग की। प्रधानी का चुनाव जीतने की खुशी में ये फायरिंग की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से चुनाव की जीत की खुशी में ये फायरिंग की गई। प्रत्याशी के जो परिजन हैं वो बता रहे हैं आरोपी नगला शेखू का बताया जा रहा है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बातचीत करने के लिए प्रशांत बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कौन है ये शख्स? बताया जा रहा है कि चुनाव जीता है। क्या इसने जीता है या इसके परिवार वालों ने जीता है? और पुलिस अब किस तरह से इस पूरे मामले की कार्रवाई वीडियो आने के बाद? नीलू, देखिए, जिस तरीके से लाइव फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद इसके परिवार वालों ने चुनाव जीता था, जिसके बाद युवक लगातार खुशी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। जिस तरीके से अवैध हथियारों से फायरिंग हो रही है, तो फायरिंग के बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस दावा जरूर करती है कि अवैध हथियारों से फायरिंग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन लगातार जनपद बुलंदशहर में लाइव फायरिंग के मामले सामने आते रहे, लेकिन बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस महज कार्रवाई का भरोसा देकर हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है। साथ ही इसमें कहीं ना कहीं बड़ी घटना को भी जो है एक चुनौती दी गई है। एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। जिस तरीके से पास में गाय बंधी हुई है, गाय हैं, अन्य जानवर भी घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है पास में टहल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी नीलू। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें में हाश फायरिंग करता हुआ ये युवक दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि परिवार में किसी ने प्रधानी का चुनाव जीता था और उसके बाद ही ये युवक इस वक्त हाश फायरिंग कर रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रतापगढ़ के प्रधानी के चुनाव में 2 प्रत्याशियों की मौत के बाद उनकी जीत की खबर आई। यहां पर कालाकांकर ग्राम पंचायत की निवर्तमान ग्राम प्रधान मंजू सिंह को 451 वोटों से जीत हासिल हुई और इस बात की घोषणा की गई। और वो 3 बार अपने गांव के प्रधान भी रह चुकी थी, लेकिन उनकी मौत से इलाके में मायूसी छा गई। वहीं मधुरा रानीगंज गांव में प्रधान पद पर रामसुख को विजयी घोषित किया गया, जबकि 19 अप्रैल को मतदान के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो जीत की खबर आई, खुशी की खबर थी, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रत्याशी जो कि चुनाव में खड़े थे, वो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद लोगों ने यही कहा कि बहुत दुख की खबर है। अब जीत की खबर जिस तरह से आई है, और सबसे बड़ी बात प्रधान मंजू सिंह की बात करें तो 3 बार अपने गांव से प्रधान रही और ये फिर उन्होंने चुनाव जीता। और अब बात करते हैं रायबरेली की, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के आए नतीजे 21 वार्ड के नतीजे फिलहाल तो घोषित हो गए हैं, जिसमें से कांग्रेस 5, निर्दलीय 6 उम्मीदवारों की जीत यहां पर दर्ज की गई है। अभी तक बीजेपी ने 2 जबकि एसपी के 4 प्रत्याशी जीते हैं। बछरावा 2 से बीजेपी की दीपिका सिंह जीत गई हैं। तो रायबरेली से ये खबर आई है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहन कृष्ण इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहन, रायबरेली कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और ऐसे में कांग्रेस यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। बाकी पार्टियों की क्या स्थिति? जी नीतू, अगर अभी तक जो पंचायत चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसमें अगर नजर दौड़ाई जाए तो सपा के उम्मीदवारों के ने अपनी बम्पर जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के लोग हैं और पहले नंबर की अगर बात की जाए तो निर्दलीयों के ऊपर लोगों ने ज्यादा भरोसा जताया है और ज्यादा संख्या में निर्दलीय जीते हैं। और अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें भी लगभग करीब आधा दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जिनकी जीत की संभावना प्रबल है। और बीजेपी की जहां तक बात की जाए तो अभी तक दीपिका सिंह एक प्रत्याशी जो मतलब पार्टी के समर्थन से जीती थी। और कांग्रेस का प्रदर्शन निश्चित ही
कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, तो अगर वहां पे इनका प्रदर्शन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक माना जाएगा। जिस मुफलिसी के दौर में कांग्रेस गुजर रही है, वहां पे इस तरीके का प्रदर्शन जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ी सी राहत काम जरूर देगा कांग्रेस को इस तरह का प्रदर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन। और गांव की सरकार का फैसला, पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 75 जिलों में काउंटिंग इस वक्त चल रही है। कई जिलों में कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। कई अहम सीटों पर काउंटिंग की जा रही है। कई प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। दोपहर बाद तक कहा जा रहा है कि परिणाम आने की संभावना है पूरी तरीके से। वहीं 1,12,358 सदस्य ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 16,510 प्रधान ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित हुए हैं, जबकि 35,812 सदस्य क्षेत्र पंचायत के नतीजे अब तक घोषित कर दिए गए हैं। और पंचायत चुनाव की मतगणना कई जगहों पर अब भी जारी है। इसी पर बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार और लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर चलते हैं पहले बिनेश के पास। बिनेश, इस वक्त कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मतगणना चल रही है? कब तक स्थिति साफ हो जाएगी? क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर काउंटिंग। देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में 9 ब्लॉक पर मतगणना स्थल बनाया गया था, जिसमें से कई ऐसे मतगणना स्थल हैं जहां पर पूरी तरह से जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ब्लॉकों पर मतगणना का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जो कि दोपहर बाद तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर बात मुजफ्फरनगर में इस बार जिला पंचायत की करें तो इस बार जो निर्दलीय युवा वर्ग थे और नए चेहरे जो सामने आए थे वो दिग्गजों पर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं, जो क्योंकि इस चुनाव में कई ऐसे दिग्गज थे जो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। उनका दबदबा लगातार कायम रहा है, लेकिन उन्होंने इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये माना जाए कि जो नए चेहरे सामने आए थे वो दिग्गजों पर भारी पड़े हैं। हालांकि अभी कुछ जगह पर मतगणना चल रही है। अभी देखना है कि दोपहर बाद जो परिणाम आएगा, जो बाकी बचे हुए जिला पंचायत सीटें हैं उन पर क्या परिणाम सामने आता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में 43 जिला पंचायत सीटें हैं और उन्हीं पर मतगणना चल रही है। कुछ जगह पूरी हो चुकी है, कुछ जगह जो बाकी है वो दोपहर तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, लखनऊ से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर लखनऊ की बात की जाए, जिस तरह से सुबह आप बता रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर अब भी मतगणना जारी है और थोड़ा वक्त लगेगा, देर शाम तक ही नतीजे आएंगे, लेकिन इस वक्त अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो अभी भी 100 से अधिक सीटें हैं जिन पर मतगणना होने की बाकी है। हालांकि मतगणना का काम कल सुबह से ही लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद तक जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। ऐसे में चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या फिर प्रधानी का जो पद है उस पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये पहला मौका है नीलू, जब राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में खुलकर शिरकत कर रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीजेपी को बढ़त जिला पंचायत सदस्य के पद पर मिलती दिख रही है। उसी तरह लखनऊ में भी कई ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी ने अपना जीत दर्ज कराई है, लेकिन देर शाम तक ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में 3025 जिला पंचायत सदस्य की पद हैं जिन पर विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपने उम्मीदवारों को उतारा था, उन पर किस पार्टी को कितने उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान लगातार जो काउंटिंग है उसमें कोविड-19 का प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई एजेंट और प्रत्याशी भी कई काउंटिंग स्टेशंस पर पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। एक बड़ी चुनौती राजीव ये भी है क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा अपने चरम पर है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना है। इसलिए कहा जा सकता है कि मतगणना में थोड़ी सी देरी हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन कल हमने देखा कि लोगों की भी भीड़ जुट गई थी, जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए थे। तो इस तरह की स्थिति भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कल कोर्ट ने भी कहा था कि जहां कहीं भी चुनाव हुए हैं वहां पर वहां के जो स्थानीय पुलिसकर्मी है उनकी जिम्मेदारी बनती है, वहां के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजों को रोका जाए कोविड को लेकर। तो स्थिति क्या देख पा रहे हैं?
देखिए, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जीत के बाद चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो कहीं ना कहीं उसके समर्थक उसके समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, माला पहनाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ रही है। हालांकि वहाँ पर मौके पर मौजूद फोर्स उनको हटा भी रहा है, लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो ये स्वाभाविक भी है। अगर किसी का प्रत्याशी जीतता है तो वो पिछले वर्षों की मुताबिक तो जश्न नहीं मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के आपको हर पोलिंग सेंटर्स पर जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। और प्रशासन द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो ये जश्न है इसकी ये बड़ा ना हो, लोग ज़्यादा न जुटे, इसको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संकट बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है। और संकट बढ़ता हुआ देख यही कहा जा रहा है कि ठीक है, चुनाव तो हो गए, मतगणना भी हो रही है, लेकिन प्रत्याशियों को थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना इस वक्त अपने पूरे चरम पर है। इसलिए कोई भी पार्टी या फिर प्रत्याशी जीत का जश्न ना मनाए, लेकिन फिर भी देखने को ऐसा कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाथरस से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो गुटों में मारपीट हुई है, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं, महिलाओं को भी मारा पीटा गया है। नगला सुक्खा में ये मारपीट की घटना सामने आई है। वीडियो आप सामने आ रहा है जिसमें पीड़ितों ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो अब वायरल हो रहा है। हाथरस का दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें महिलाएं भी थी शामिल, और बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। नगला सुक्खा की ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो वीडियो है, और बताया ये जा रहा है कि पीड़ितों ने आरोपियों पर गंभीर आरोप भी लगाया है। और बुलंदशहर में व्यापारी की हत्या कर दी गई है। व्यापारी की हत्या कर शव को बाग में फेंका गया है। ट्यूबवेल के पास हौज में डुबाकर ये हत्या की गई। आपको बता दें कि कारोबारी था ये मृतक। हत्या के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। चंदियाना गांव के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बुलंदशहर में व्यापारी की हत्या की गई है। ट्यूबवेल के पास लगे एक हौज में डुबाकर इस व्यापारी की हत्या की गई है, और फिलहाल तो आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये 6 मई तक सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। पहले 4 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को खत्म होना था, लेकिन योगी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 6 मई तक सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन इसी तरह से जारी रहेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था, अब 2 दिन इसे और बढ़ा दिया गया है। 6 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले 4 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन था। योगी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब 6 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन किया जाएगा, यानी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन 6 मई तक। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार चिंता यही जताई जा रही थी कि किस तरह से कोरोना की इस चेन को तोड़ा जाए, और तमाम विशेषज्ञ हो या फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि क्यों ना लॉकडाउन पर विचार किया जाए। और योगी सरकार की तरफ से 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन अब इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, 2 दिन के लिए ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में और बढ़ा दिया गया है। 6 मई तक सुबह 7 बजे तक एक लॉकडाउन रहेगा। पहले 4 मई सुबह 7 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 2 दिनों के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई तक सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। और इस दौरान हम आपको बताते हैं जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन जो लॉकडाउन की जरूरत इस वक्त है कोरोना के मामले को देखते हुए, उसे अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अजीत प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर कहा यह जा रहा था कि इस वक्त की जरूरत है, अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना होगा, और देखने को भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। 3 दिन के बाद अब 2 दिन का और लॉकडाउन। देखिए, बिल्कुल नीलू, इस वक्त की बड़ी खबर है। न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि लॉकडाउन की समय सीमा अब जो 4 मई सुबह 6 बजे 7 बजे तक थी, अब वो 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई है। क्योंकि पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही, कई सारी जगह कल जुलूस देखा गया, भीड़ देखी गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी नाराज थे और उन्होंने अफसरों को कहा कि जो लोग एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं कार्रवाई की जाए। तो अभी भी मतगणना जारी और आज देर रात तक चलेगी, तो लिहाजा सरकार ने जो लॉकडाउन की समय सीमा उसे 2 दिन बढ़ा दिया है। और ये भी कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, यानी जिनको
टीकाकरण में भाग लेना है वो उनको छूट होगी, और इसके अलावा एसेंशियल सर्विस यानी स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं, यही लोग बाहर आएंगे। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह यूपी के जो अवनीश अवस्थी उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर नीलू कहा कि जो हमारी सर्विसेज है उनको छोड़कर जो और लोग हैं वो सड़क पर नहीं निकलेंगे। जो कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो यही है सरकार की तरफ से कि अभी भी जो लॉकडाउन है वो आगे क्या होगा उस पर विचार करेगी सरकार, लेकिन अभी फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि 3 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 5 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया, और ये कहा गया है कि इसका सख्ती से अनुपालन हो, क्योंकि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह भीड़ बढ़ रही है पंचायत चुनाव को लेकर, उसको लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला फिलहाल इस वक्त किया गया है कि 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, 3 की जगह 5 दिन कर दिया गया, यानी 6 मई को सुबह 7 बजे तक। बिल्कुल 6 मई सुबह 7 बजे तक अब ये लॉकडाउन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले सिर्फ ये 3 दिन का रखा गया था लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और पंचायत चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों की जीत और लोग बाहर निकल रहे थे उसको लेकर भी 2 दिन के लिए ये लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, ऐसे में चिंता ये बनी हुई थी कि आखिर इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए। तमाम विशेषज्ञ हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम लोग यही कह रहे थे कि इस चेन को ब्रेक करना है तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, ये लॉकडाउन करना पड़ेगा, और उसी कड़ी में 2 दिन का लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश में। देखिए नीलू, अब तक सरकार के सामने चिंता का विषय ये था कि शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से कोरोना के हालात बढ़ रहे थे, लोगों को इलाज में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये चिंता अब ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो कोरोना अब ग्रामीण क्षेत्रों में तांडव कर रहा है। आज अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए तो हर 5वां व्यक्ति सर्दी बुखार और जुकाम से पीड़ित है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे वैसे भी हॉस्पिटल्स की या सुविधाओं की कमी है, तो कोरोना को वहां पर तोड़ने के लिए सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और इस बीच मतगणना ने, लोगों के उत्साह ने, जोश ने काफी ज्यादा कोरोना को बढ़ाने में मदद की है। और ऐसे में चूंकि आज भी काउंटिंग चल रही है, देर रात तक काउंटिंग चलती रहेगी, और ये माना जा रहा है कि जीत के बाद भी कुछ लोग मानने वाले नहीं है, लिहाजा अगले जो कुछ दिन होंगे, यानी कि 5 मई की अगर बात की जाए या 4 मई की बात की जाए, तो अब ये जो लॉकडाउन, जो कर्फ्यू है, इसको आगे और बढ़ा दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस सख्ती को और भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता अभी आने वाले दिनों में कुछ और सख्ती के लिए भी तैयार रहे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ये भी है यहाँ पर कि इस बीच जो एसेंशियल सर्विसेज है, यानी कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो कामकाज है, वैक्सीनेशन, 4 बाग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर के तमाम वो जो सुविधाएं जिनके पास जरूरी है या जरूरत है वो निकल सकते हैं, जा सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन बेफिजूल घूमने वालों को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए जरूरी है ये क्योंकि सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया है कि 4 मई से बड़े पैमाने पे स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कल से स्क्रीनिंग का काम शुरू कर रही है सरकार। 97,000 राजस्व ग्रामों में जाकर स्क्रीनिंग का काम होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं सरकार को। और ऐसे में अब ये जो 2 दिन का बढ़ाया गया है, इसमें सरकार का ये प्रयास है कि कम से कम हर घर तक पहुंच के स्क्रीनिंग हो सके, और जिनके पास आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार मुहैया करवाएगी। क्योंकि अगर किसी के पास छोटा घर है या एक ही टॉयलेट है या बहुत सारे लोग हैं और घर में वो आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, तो दूसरे को संक्रमित ना कर दे, इसके लिए सरकार की ओर से क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर बना के दिया जाएगा। तो सरकार का इस समय ये प्रयास है कि संपूर्ण लॉकडाउन से बचते हुए सख्तियां और बढ़ाई जाए, और इन्हीं सख्तियों को बढ़ाने के तहत सरकार का ये बड़ा फैसला किया गया है। सुबह 7 बजे। अनामिका, एक बात और है, जिस तरह से पंचायत चुनाव, जिस तरह से आपने कहा कि अब तक तो हमने देखा था कि शहरों में बड़ी सख्ती की जा रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा है, हॉस्पिटल है, लोग भी थोड़े से अवेयर रहते हैं, लेकिन गांव में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। अब जब 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो हम इसको माने कि इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। अगर इस कोरोना के चैन को तोड़ना है और शहरों से गाँव में इसको ना फैलने देना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आगे भी लॉकडाउन की स्थिति शायद हम देख सकते हैं आगे वाले दिनों में। लेकिन ये लोग कल ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया था, जिसके तहत अंतरराज्यीय जो बस सेवाएं हैं, जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे थे बसों के जरिए, परिवहन विभाग की गाड़ियों के जरिए, उनसे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। तो कल ही सरकार की ओर से ये कहा गया कि अगले 15 दिनों के लिए जो अंतरराज्यीय बस सेवाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया। और आज ही सरकार की ओर से ये फैसला किया गया कि जो लॉकडाउन मंगलवार सुबह 5 बजे तक लगाया जाता है, 7 बजे तक लगाया जाता है, उसको बढ़ा करके 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया।
तो लोग इस बात के लिए तैयार रहे कि जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन की बात जहां पे की जा रही है, सरकार पैनिक नहीं करना चाहती बिल्कुल, है। और पैनिक नहीं कर रही है अनामिका। और सबसे बड़ी बात है, ये जरूरत है, ये इस वक्त की डिमांड है। कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार जो भी जरूरत के हिसाब से फैसला लेगी वो प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम होगा। और इस वजह से अब जो पहले 3 दिन का लॉकडाउन था उसे बढ़ाकर अब 2 दिन और कर दिया गया, यानी अब 5 दिन का लॉकडाउन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका।